हेलो एंड वेलकम वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मानव पाचन तंत्र और उसके बारे पूरे महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिस्टम आता है तंत्र। ये तंत्र होता क्या, तंत्र के बारे में समझाने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। दुनिया में जितने वर्क होते हैं सभी किसी ना किसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार हम लोग मान ली एग्ज़ाम देते हैं, तो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग वहाँ पर दे के आते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली 2-4 महीने बाद हम लोग देते हैं घर में बैठे बैठे हम लोग अपना मोबाइल से या लैपटॉप से नेट के माध्यम से देखते हैं रिजल्ट आ चुका है। तो ये सभी जितने वर्क होते हैं सभी एक सिस्टम के द्वारा वर्क होते हैं। चाहे इंटरनेट का सिस्टम हो, चाहे एग्जामिनेशन सिस्टम की बात, चाहे मेडिकल सिस्टम हो, सभी, चाहे बैंक सिस्टम हो, जितने वर्क होते हैं सभी सिस्टम के द्वारा होते हैं। तो उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी तंत्र होते हैं। एक मानव पाचन तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, वहन तंत्र होते हैं। तो ये सभी जो तंत्र जो सम्मिलित रूप होते हैं, अर्थात जो हमारे जीवन के लिए अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम, अर्थात उसे हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में वे सारी प्रक्रम आते हैं जो हमारे लिए अनुरक्षण का कार्य करती है, अर्थात हमारे लिए श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, ये हमारे लिए एक जैव प्रक्रम का कार्य करती है। अर्थात जीने के लिए हमें, हमारे लिए ये सब काफ़ी आवश्यक है। याद रखिएगा ध्यान से, नोट से। जनन एक जैव प्रक्रम नहीं होगा, क्योंकि जनन एक आवश्यक नहीं है, यह हमारे जीने के लिए आवश्यक नहीं है। पर श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, वहन, ये चारों के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। ये हमारे लिए बॉडी में अनुरक्षण का कार्य करती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र समझाने से पहले मैं बॉडी के बारे में बता रहा हूँ। हमारा बॉडी जो सबसे पहले छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। देखिए इस टाइप से हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। बहुत सारे उत्तक मिलकर हमारे बॉडी में ऑर्गन का निर्माण करती है, यानी अंग का। बहुत सारे ऑर्गन निर्माण करके, यानी ऑर्गन से हम लोग, हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बनती है, जैसे पाचन सिस्टम। अभी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर लास्ट टाइम हमारे जो बड़े बॉडी नजर आते वो बने हैं, यानी कि इससे लास्ट टाइम फॉर्मेशन हुआ है बॉडी का। तो ये सभी के रूप से हमारे एक बॉडी मिला है, यानी सेल, सेल के बाद टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। तो ये सभी के बीच में सबसे पहले आज हम आप लोग के बीच डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम का। तो ये ऑर्गन सिस्टम में हम आज आप लोग के सामने जो टॉपिक लाए हैं पाचन तंत्र का। तो पाचन तंत्र का अर्थ ये हो गया, यानी भोजन जो लोग पाचन करते हैं, तो उस तंत्र का अर्थ ये हो गया हम लोग मुख से लेके छोटी आंत तक, बड़ी आंत तक जो वर्क करते हैं शरीर के अंग, उसी वो सभी पार्ट्स हमारे पाचन तंत्र के भाग होते हैं। तो वो चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। आप लोग बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मानव पाचन तंत्र अंगों का एक समूह है जो पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन को मूल पोषक तत्वों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अर्थात मानव पाचन तंत्र हमारे बॉडी का वो भाग होता है जो भोजन के जटिल अणुओं को, यानी कि बड़े बड़े जटिल अणुओं को सरल रूप में बदल देता है। अर्थात देखिए, हम लोग खाते हैं भोजन, अर्थात भोजन खाते हैं, वो हमारे शरीर में जब जाता है वो ग्लूकोज बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल बन जाता है। तो ये सब जो बदल रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे पाचन। ठीक है, तो चलिए मैं पूरा ऑपरेशन के साथ करने जा रहा हूँ। तो मानव पाचन तंत्र के बारे में देखिए, मानव पौधे की तरह अपने भोजन का उत्पादन नहीं करते हैं तथा भोजन के लिए अन्य पौधों एवं जानवरों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इसे परपोषित कहते हैं। हम लोग एक अच्छा क्लासिक्स में ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग परपोषित होते हैं। चलिए अब मानव पाचन तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, मानव को विभिन्न पोषक तत्वों, प्रोटीन, विटामिन की आवश्यकता होती है जो पाचन के माध्यम से भोजन से मिलते हैं। भोजन को चबाने के साथ लार मिश्रित होते ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि अगर हम लोग भोजन पचा रहे हैं, यानी चबा रहे हैं, दांत से चबा रहे हैं, और दांत के अंदर हमारे लार होते हैं, ठीक है, टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो जैसे स्टार्ट होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि देखिए, भोजन प्लस लार, भोजन प्लस लार, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मुख में होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं बोलस, यानी यहाँ पे जो कहलाता है इसे बोलस कहते हैं। यानी मुख में अगर आपका खाना है, अगर उसमें लार मिल गया तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं बोलस। चलिए और मैं पूरा ऑपरेशन के साथ बताऊंगा इसमें। सबसे पहले देखिए, पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में से होकर गुजरती है। याद रखिए क्वेश्चन, 5 चरणों में। तो पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का अर्थ ये होता है, हम लोग अगर किसी भोजन को अपने मुख में प्रवेश करते हैं तो उसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण। आते हैं पाचन। पाचन का अर्थ ये होता है जब भोजन के जटिल अणु सरल अणु में टूटने लगते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं पाचन।
आता है अवशोषण। अवशोषण का अर्थ ये होता है जो हम भोजन खाते हैं तो वो अगर उसके कोई भी मिनरल्स यानी पार्ट्स अगर हमारे बॉडी से रक्त में अगर मिल जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अवशोषण। अस्वांगीकरण का अर्थ ये होता है जो भोजन से हमें प्राप्त होता है वह अगर रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में अगर फैल जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। अगला आता है मल त्याग। मल त्याग का अर्थ ये होता है जो हमारे बड़ी आंत में यानी एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मल त्याग। यानी याद रखिएगा भोजन के पाचन सिस्टम में कुल 5 वर्ग होते हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग। तो मैं एक फिगर के माध्यम से सबसे पहले एक बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए फिगर। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे माउथ है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे जो यानी कि ये अमाशय होता है। अब देखिए अमाशय होता है यहाँ से हमारे बॉडी में यानी कि ये छोटी आंत हो गया। अब यहाँ से ये हमारे बल्कि सॉरी ये हमारे बड़ी आंत का कार्य करते हैं, यानी ये बड़ी आंत लास्ट में जो होता है ये एनस होता है। मैं नामांकित चित्र बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये हमारे बॉडी का सबसे पहला पार्ट है अर्थात ये मुख हो गया। ये जो हो गया इसे हम लोग बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल सॉरी आहार इसे ग्रास नली बोलेंगे। इसे हम लोग दोस्तों ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली। ग्रास नली की कुल लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और याद रखें यहीं पे फाइलक्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, ये होता है यहाँ पे मुख, इसको बोलते हैं मुख। अब ये जो होता है अष्टमच होता है यानी अमाशय होता है हमारे बॉडी का, जहाँ पे गैस्ट्रिक एंजाइम पाए जाते हैं अर्थात HCl यहाँ पे पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे बगल में यहाँ पे लीवर होते हैं यानी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं यकृत। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होती है। और इसके बगल में यहाँ पे होते हैं पित्ताशय। पित्त का जमा यानी कि पित्ताशय में होती है, अपित्त का जमा यकृत में होती है। इसके बगल में यहाँ पे होती है अग्नाशय। अग्नाशय भी काफ़ी हमारे शरीर का दूसरे सबसे बड़ी पार्ट्स होती है। इंसुलिन यहीं से निकलती है, अल्फा बीटा गामा। और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यानी देख रहे होंगे ये जो इस टाइप से आपको जो नज़र आ रहा होगा ना ये छोटी आंत होती है और ये जो बड़ा वाला जो है ना ये बड़ी आंत होती है। और ये देखिए ये जो लास्ट में ना ये बड़ी आंत का एक पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एनस। एनस के माध्यम से लास्ट में भोजन का प्रवाहित होती है, तो ये होती है। अब देखिए इसमें एक पार्ट्स आता है हमारे, अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है कि आहार नाल क्या होता है तो आहार नाल वो पार्ट्स होता है जो हमारे भोजन जहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ तक चल रहा है यानी पाचन हो रहा उसे उसमें जो पार्ट शरीर का भाग ले उसे हम लोग बोलते हैं आहार नाल। चाहे वो मुख हो, चाहे ग्रास नली हो, अमाशय हो, यकृत हो, पित्ताशय हो, अग्नाशय हो, छोटी आंत हो तथा बड़ी आंत, ये सभी जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे शरीर का आहार नाल कहलाएंगे। अब याद रखिए भोजन के पाचन में आहार नाल के साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी होती है। ग्रंथि अर्थात उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी से निर्माण होते हैं। अब ग्रंथि के टूटने से एंजाइम बनती है, एंजाइम। तो ये सब सारे बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्वागत है आपका। अब देखिए हमारे सबसे पहले ऑपरेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है देखिए, भोजन पेय यानी भोजन हो गया या पेय पदार्थ हो गया या अन्य किसी पदार्थों को मुख द्वारा निगलने और अवशोषित करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण के रूप में जाना जाता है। अर्थात किसी भोजन को हम लोग अगर मुख से निगल रहे हैं या फिर अवशोषित कर रहे हैं तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग अंतर्ग्रहण, यानी यह पहला पार्ट्स होता है पाचन सिस्टम का। दूसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा पाचन। पाचन का सिंपल वे में आप लोग हम समझा देना चाहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली। देखिए पाचन के लिए क्या क्या होती है, देखिए सबसे पहले पाचन ये होता है अगर आप लोग भोजन के जटिल अणुओं का याद रखिएगा, भोजन के जटिल अणुओं का सरल रूप में टूटना, तो इसके बीच में जो वर्क करते हैं वह एंजाइम वर्क करते हैं, एंजाइम। तो एंजाइम के माध्यम से अगर भोजन के जटिल अणु सरल अणु में टूट जाते हैं तो इसी विधि को हम लोग बोलते हैं पाचन। अब देखिए पाचन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब देखिए इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले याद रखिएगा हमारे बॉडी में जो पाचन होती है सबसे पहले एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो आपका टूटता है वह ग्लूकोज में टूटता है। बात करें प्रोटीन का, तो प्रोटीन जो टूटती है वह एमिनो एसिड में टूटते हैं। एमिनो एसिड हमारे बॉडी में कुल 20 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। 11 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है। अगला होता है फैट यानी वसा जो टूटता है वह फैटी एसिड में टूटता है, ऐसे को ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ठीक है। पैसीकरण, अगर वसा का छोटे रूप में टूटना पैसीकरण भी कहलाता है। तो ये अगर यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट रहा, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट रहा, वसा फैटी एसिड में टूट रहा, तो इसी विधि को हम लोग बोलेंगे पाचन, ठीक है। अब देख लिया यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर ये
विटामिन या खनिज लवण क्यों नहीं टूटता है? तो इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। विटामिन खुद ही छोटा पार्ट्स होता है, यानी मिनी पार्ट्स होता है, इसलिए इसका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। और खनिज लवण, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जिंक का यूज करते हैं, लोहा यूज करते हैं, ये सब तो खुद छोटे रूप में होते हैं या अणु के रूप में होते हैं, इसलिए इसका पाचन नहीं होता है, अर्थात ये छोटे रूप में नहीं टूटते, ये जटिल का जटिल ही रहते हैं। चलिए अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। आप लोग ये भी याद रखिएगा, जो हम लोग बीमार पड़ने पे ग्लूकोज जो चढ़ता है, यानी जो पानी चढ़ता है उसमें ग्लूकोज होती है, तो ग्लूकोज इसलिए चढ़ती है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है और वो हमें उस समय ऊर्जा देने का कार्य करती है, इसलिए हम लोग को पानी चढ़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट उसमें होती है, वह हमें ग्लूकोज देती है और ग्लूकोज से हमें इस शरीर में एनर्जी मिलती है। चलिए अब आते हैं पीडीएफ से। मानव पाचन तंत्र में 6 घटक होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहला होता है मुख, मैंने फिगर से बताया था। दूसरा होता है ग्रास नली। तीसरा होता है अमाशय। चौथा होता है छोटी आंत। पाँचवा होती है बड़ी आंत, इसी को बोलते हैं कॉलन। और लास्ट में होता है मलाशय। तो ये 5 घटक होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे पहले फिगर के माध्यम से बताया था। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आप लोग देखिएगा। ये जो आपका आ रहा है, यानी हम लोग बोल देंगे इसोफोगस। इसोफोगस वो होता नहीं, देखिए भोजन गला से एक नली के द्वारा आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इसोफोगस। इसकी जो लंबाई होती है वह याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होती है। अब देखिए भोजन जो धीरे धीरे यहाँ से जो आती है, इस विधि को हम लोग बोलते हैं क्रमुचन गति। क्रमुचन गति। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछता है कि गले में जो भोजन धीरे धीरे नीचे जाती है वह किस विधि से आते हैं, तो क्रमुचन गति। अर्थात अगर हम लोग सोए भी हमारे बॉडी में खाना प्रवेश कर लेता है, यानी क्रमुचन गति की कहाँ होती है, ठीक है। अब देखिए अगला पार्ट इसमें आता है, थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ग्रास नली हो गया। अब देखिए श्वसन तंत्र और ये श्वसन तंत्र और जो यानी कि हम लोग जो मुख वाला पार्ट्स होता है उसके बीच एक जो पार्ट्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेक्स बोलते हैं, यहाँ पे साइनेक्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से, यानी जो जे के आकार का है, ये हम लोग कहते हैं, इसे स्टोमच कहते हैं। तो स्टोमच का सबसे पहले आकृति जो होती है जे आकार की होती है, और इसकी जो प्रकृति होती है वह एसिडिक होती है, यानी अम्लीय होती है, यानी इसके पीएच मान आपका 1.5 होती है, यानी एसिडिक विलियन होती है। इसमें गॉस्ट्रिक रस पाई जाती है, अर्थात इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाई जाती है। इसका कार्य ये होती है, भोजन जब यहाँ पे प्रवेश करता है तो यहाँ पे भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये क्या करता है, यहाँ पे HCl होती है, यह भोजन को क्षारीय से अम्लीय बनाता है और भोजन में जितने उपस्थित जीवाणु होते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। ये होता है स्टोमच का काम होता है। अब देखिए यहाँ पे होता है लीवर। लीवर में क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लीवर एक ऐसा पार्ट्स है जिसे हम लोग काट भी देंगे ना तो वह फिर से उतने अवस्था में ले लेंगे। अब लीवर में हमारे पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का जो निर्माण होता है वह लीवर में होता है, अब पित्त का जो निर्माण होता है लीवर में होता है, लेकिन पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में होता है, यानी गॉल ब्लेडर्स में जमा होती है। और यकृत हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट्स होता है, यानी कि अंतः बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट्स होता है। अब पूरे बॉडी का बात किया जाए तो क्या होता है, त्वचा होता है, ठीक है। अब देखिए लीवर जो होता है ना लीवर के बारे में एक चीज़ और मैं फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। लीवर काटने से भी नहीं करता, क्योंकि यह हमेशा जन्म ले लेता है, यह जन्मजात होते हैं, ठीक है। अब गॉल ब्लेडर्स कौन है, अब देखिए इसमें जो गॉल ब्लेडर्स होता है, यानी इसका रंग जो होता है पीला होता है, पीला, इसलिए मैं पीला का यूज कर रहा है। तो जो इसका रंग जो पीला होता है ना, या पीला जो होता है बिलीरुबिन के कारण होता है, यानी बिलीरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है, याद रखिएगा, बिलीरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। और अगर हरा होता है तो बिलीरुबिन के कारण होता है, ठीक है। जिस टाइप से खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है ना, उसी पर यानी अगर मान लो कि किसी को जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस एक बीमारी होता है, तो जॉन्डिस जिसमें बॉडी का रंग पीला होता है, तो वो जो होता है आपका बिलीरुबिन के कारण होता है, यह लीवर से प्रभावित होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यानी मैं बॉडी यहाँ पे देखिए, आप लोग ये देखिए, यानी ये जो आप देखिए मैं आप लोग को इस टाइप से बता रहा हूँ, ये जो आपका बाहरी पार्ट्स है इसे बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन देखिए इसके अंदर आप लोग इस टाइप से आप लोग देख रहे होंगे पूरा इस टाइप से, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें कुल 5 प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ट्रिक में स्मेल, SMELL। अब देखिए इसमें जो होता है इसका 3, यानी कि याद रखिएगा छोटी आंत को 3 भाग में खंडित किया जाता है। पहला जो खंडित करते हैं उससे बोलते हैं ग्रासिका या ग्राहनी बोलते हैं, पहला जो होता है उससे बोलते हैं ग्राहनी। ग्राहनी होता है सबसे ऊपरी पार्ट्स को बोलते हैं, ठीक है। और इसके सबसे लास्ट वाली पार्ट्स को बोलते हैं इलियम। इलियम जो होता है दोस्तों याद रखिएगा छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है, इलियम का मेन कार्य ये होता है,
ठीक है। चलिए अब मैं आगे की ओर बढ़ती हैं। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वह बड़ी आंत की तुलना में बड़ा होता है, इसलिए इसे हम लोग छोटा होता है, इसलिए हम लोग छोटी आंत कहते हैं। और दूसरी बात, छोटी आंत की जो लंबाई होती है, याद रखिएगा, छोटी आंत की जो लंबाई होता है 6.8 मीटर से लेकर 7 मीटर के बीच होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा, छोटी आंत में जो भोजन का जो पाचन हो, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, वसा का पाचन आपका छोटी आंत में होता है, ठीक है। और बड़ी आंत में जो पाचन होता है, जल का हो गया, मेडिसिन का हो गया, जलेबी का हो गया, इडली डोसा, ये सब का होता है बड़ी आंत में, ठीक है। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक छोटी आंत, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिगर से। मान लीजिए छोटी आंत है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं फिगर के माध्यम से बताने चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली। इस छोटी आंत का मान लीजिए फिगर है ये, तो इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए इसके अंदर उंगली नुमा आकार का एक संरचना पाई जाती है। इसी उंगली नुमा आकार को हम लोग बोलते हैं विलाई, और हिंदी में इसे बोलते हैं दीर्घरोम। इससे इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं विलाई और हिंदी में बोलते हैं दीर्घरोम। ये क्या करता है दोस्तों, जो भोजन होता है उसकी सतही क्षेत्र को बढ़ा देता है, यानी कि भोजन के सतही क्षेत्र को बढ़ाने का काम करता है विलाई, जिसे हम लोग दीर्घरोम भी कहते हैं। और ये पाचन का श्रवण करवाता है, तो ये कार्य होता है इससे। और याद रखिएगा ये जो आपका विलाई जो होता है ना, आपका छोटी आंत से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए छोटी आंत के नीचे यहाँ पे जो नज़र आता है ना, यहाँ पे होता है अपेंडिक्स। अब बात ये आता है दोस्तों कि अपेंडिक्स का यूज कहाँ करते हैं। तो अपेंडिक्स का जो यूज होता है ना, ये हम लोग के बॉडी में नहीं होता, ये यानी जानवरों के बॉडी में होता है। अपेंडिक्स का प्रभाव तब होता है जब कोई बॉडी घास फूस खा लेता है, जैसे जानवर लोग, तो इसलिए होते हैं। इसके साथ साथ एक याद रखिएगा आप लोग, जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं उसका छोटी आंत मांसाहारी जानवर की तुलना में बड़ी होती है, क्योंकि छोटी आंत जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं वह घास फूस खाते हैं, तो घास फूस को पचने में काफ़ी समय लगता था, तो उसे सेलुलोज प्राप्त होता है जिसे पचने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए शाकाहारी जानवरों का छोटी आंत बड़ी होती है मांसाहारी की तुलना में, ठीक है। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का अर्थ ये होता है इसकी लंबाई होता है 1.5 मीटर से लेके 1.8 मीटर तक, ठीक है। और इसका व्यास छोटी आंत की तुलना में बड़ा होता ही है, और इसमें जल का अवशोषण होता है, उसके साथ साथ मेडिसिन का अवशोषण होता है, ठीक है। और याद रखिएगा छोटी आंत और बड़ी आंत को जो मिलाने वाले जो पार्ट्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इलियम, ठीक है। और इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं दीर्घरोम कहते हैं, सॉरी हिंदी में बृहदांत्र कहते हैं। चलिए अब इसका जो सबसे जो नीचे पार्ट्स जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एनस, ठीक है। एनस के माध्यम से ये बाहर निकलता है। चलिए अब आते हैं, देखिए पाचन क्या है उसके बारे में। पाचन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़े अघुलनशील और गैर अवशोषक खाद्य कण छोटे छोटे जल में घुलनशील और अवशोषक कण में टूट जाती है और अंततः रक्त प्लाज्मा द्वारा अवशोषित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। पाचन के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया था। देखिए यह संश्लेषण का एक रूप है जिससे शरीर में भोजन को तोड़ने का आधार पर दो समूहों में बांटा गया। यदि यांत्रिक साधनों के माध्यम से भोजन टूटता है तो इसे यांत्रिक पाचन के रूप में जाना जाता है, और यदि एक रासायनिक साधनों के माध्यम से जाना जाता है तो इसे रासायनिक पाचन के रूप में जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों मैं अगले वीडियो में आगे बताऊंगा, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।